जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th के लिए आपका 20 नंबर के लिए मैं एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आपको आने वाला है। तो इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आपका यहां से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे और इसी वीडियो से पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मैं वैसे सूत्र को लिया हूं पूरे बुक से जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं, यहाँ पे हमने पहला सूत्र लिखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, अर्थात ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर का मान बी से छोटा होता है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सूत्र काफी बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है डायरेक्ट। ठीक है, अगला देखते हैं। और यहां से देखिए भाज्य बराबर निकालेंगे तो ये भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल, ये आप बना सकते हैं। यहां से भागफल का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये शेषफल का ये सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहां से आप देखिए ये अगला है, दो संख्याओं का गुणनफल अगर होता है तो मौसा गुने लसा होता है, यानी ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम सूत्र होता है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, रैखिक बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है? तो ए एक्स प्लस बी होता है, जहां जीरो ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। और रैखिक बहुपद के घात कितना होता है? एक होता है। और रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछेगा तो एक होता है, ये भी बताइएगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप अगर आपसे पूछा जाए तो ये आप बताएंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। और द्विघात बहुपद के घात कितना होता है? दो, ये काफी बार पूछा गया है। और द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है? तो दो होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये काफी बार ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आपसे पूछता है, ये देखिए डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी, ये होते हैं। और ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। और त्रिघात बहुपद के घात कितना होता है? तो तीन होता है। और त्रिघात बहुपद का शून्यकों की संख्या क्या होगा? तो तीन होगा, याद रखिएगा। ओके, ये सब डायरेक्ट पूछे गए हैं। आगे देखते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो ये सूत्र होता है, ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। ठीक है, याद रखिएगा द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। ओके, याद रखिएगा बहुपद के जगह पर अगर हम समीकरण अगर बोल दें तो केवल उसमें हम जीरो लगा देंगे, तो ये सारा के सारा सूत्र समीकरण के रूप में बन जाएगा। यही आपसे अगर बोल दे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, तो यहां पे आप क्या करेंगे? जीरो लगा देंगे। ठीक है, इसका व्यापक रूप हो जाएगा। ठीक है, अगर त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप पूछ दे, यही लिखना है और इसमें आपको जीरो लगा देना है, समीकरण में जीरो लगा देना है, बहुपद में जीरो छोड़ देना है, बस यही आपको यहाँ पे नोट में हमने बता दिया है। अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछ दे तो माइनस बी बाई ए, ये डायरेक्ट सूत्र में भी पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, आगे देखते हैं, और अल्फा इंटू बीटा दो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? तो सी बाई ए होता है। और एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा निकालने का आपको ये बहुत बेहतरीन सूत्र बताया गया है, माइनस बी बाई सी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है? सी बाई ए। ये भी आप सूत्र याद रखेंगे। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? माइनस डी बाई ए, इसका सूत्र होता है। आगे कुछ शर्त लिख दिए हैं, जहां से आपका क्वेश्चन भी बनाएंगे तो ये सब सूत्र लगेंगे और यहां से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे। तो ये देखिए पहला शर्त लिए हैं, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, और c1 बटा c2 नॉट इक्वल टू हो चाहे ना हो, उससे कोई बहस नहीं है। बस सिर्फ इधर वाला साइड में अगर नॉट इक्वल टू मिल गया तो समझ जाइए कि आपको क्या है ये, इसको हम अगर हल पूछे तो अद्वितीय हल, अद्वितीय मतलब केवल एक हल। ठीक है, अगर युग्म पूछे तो संगत, रेखा पूछे तो प्रतिच्छेदी, समीकरण पूछे तो अविरोधी। अगर यहां से इधर साइड वाला मतलब कि बाएं साइड वाले बराबर मिल जाए और दाहिने साइड वाला अगर नॉट इक्वल टू मिल गया तो आपको बताना है हल कोई नहीं है इसका। युग्म पूछे तो असंगत है, जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत हो जाएगा। रेखा समानांतर, और समीकरण पूछे तो विरोधी। अब ये तीसरा, अगर तीनों की तीनों अगर बराबर हो जाए, तीनों a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 अगर मिल जाए तो इसका हल पूछे तो अपरिमित रूप से अनेक हल, युग्म पूछे तो संगत, और अगर रेखा पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? समपाती रेखा, और समीकरण पूछा जाए तो आश्रित समीकरण आप बता देंगे। ओके,
चलते हैं आगे की ओर। विवेचक या विविक्तर निकालने का सूत्र होता है डी बराबर माइनस बी, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक या विविक्तर निकालने के लिए ये सूत्र पूछे जाएंगे और यहां से आप 2 नंबर के लिए सवाल भी बनाएंगे इसी सूत्र से। अगर d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा। अगर d का मान यानी कि विविक्तर का मान 0 से छोट हो जाए यानी माइनस में हो जाए तो उसका कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा। आगे देखते हैं, अगर d का मान 0 के बराबर हो जाए तो मूल वास्तविक और समान होगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मूल निकालने का यहां से फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस सी बटा 2a। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये मूल निकालने का सूत्र है। यहां से देखिए 2 चिन्ह लिखा हुआ है तो प्लस एगो माइनस, तो आप चाहेंगे तो एक बार माइनस ले सकते हैं, है ना। एक बार प्लस ले लिए तो अल्फा हो गया, एक बार माइनस ले लिए तो बीटा हो गया। यहाँ से 2 सूत्र माने अल्फा बीटा को ये मूल मतलब अल्फा बीटा का ये मान होता है दोनों का। ओके, ये देखिए अब हम समानांतर से डी 5 पार्ट में जाएंगे तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका एनवा पद निकालने का सूत्र है, या इस एनवा पद निकालने का एन बोल सकते हैं या टी एन बोल सकते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये डायरेक्ट सूत्र पूछा गया है। जहां ए प्रथम पद, एन अंतिम पद होता है, एनवा पद होता है ना। एन पदों की संख्या होता है, डी सर्वांतर या पदांतर बोला जाता है, और डी निकालने का सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, यानी a2 माइनस 7 चाहे t2 माइनस t1। अंतिम पद से एनवा पद निकालने का अगर अंतिम पद से एनवा पद निकालना हो तो बस a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यहाँ पे याद रखेंगे, जहां a अंतिम पद हो जाएगा। एपी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे डॉट डॉट ये होता है। पदों का योग निकालना है तो एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, योग निकालने का सूत्र है ना। ये भी आपका योग निकालने का सूत्र है एन बटा 2 ए प्लस एन, है ना, और n बाई 2 ए प्लस टी एन, एन बाई 2 ए प्लस एल। ठीक है, तो ये सब अंतिम पद अगर मिल जाए तो ऐसे आप ये तीनों सूत्र लगा सकते हैं, तीनों में से कोई भी। ठीक है, आगे है कि प्राकृत संख्या का योग निकालना हो तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 ये सूत्र लगा सकते हैं आप। ठीक है, आगे है, अब देखिए चतुर्थांश की बात करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, जैसे पूछ देता है कि -4 और -5 ये किस चतुर्थांश में है, किस पाद में स्थित है, तो आपको देखना है यहाँ पे दोनों माइनस हो गया ना, तो दोनों माइनस अगर होगा तो किस में देखना है आपको, तृतीय पाद में। अगर आपसे 4 और 5 बोल दे यानी एक प्लस है और पहला भी प्लस दूसरा भी प्लस, तो दोनों प्लस होगा तो प्रथम चतुर्थांश। अगर एक आपसे बोल दे 4 और -3, 4 और -3 किस चतुर्थांश में बउआ, तो आप बता देंगे पहले प्लस है बाद में माइनस, तो किसके प्लस और माइनस बाद में है तो चतुर्थ पाद में होगा, है कि नहीं, ऐसे आप बता देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे -4 प्लस 3 है तो ये पहले माइनस बाद में प्लस, तो ये कौन सा द्वितीय चतुर्थांश में है। अब देखिए क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष या एक्स नियामक या एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं उदग्र रेखा, जैसे ऐसे रेखा नहीं है, ये उदग्र होता है, इसको हम लोग वाई अक्ष, वाई नियामक, वाई निर्देशांक या कोटि बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे देखते हैं मूल बिंदु पता है, यहाँ पे ये जो कटान बिंदु है उसको मूल बिंदु बोलते हैं या प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बुआ, 0 0 होता है, ये बार बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। देखिए जो हमने लिख भी दिया है 0 0। आगे है कि कोई भी बिंदु जो होता है, कोई भी बिंदु को एक्स वाई के रूप में लिखा जाता है, पहला एक्स का मान बाद में वाई का मान। ये पहला जो होता है कोटि नहीं, पहला जो होता है भुज होता है, दूसरा होता है कोटि। जैसे आपका ये 4 5 दे दे और बोल देगा कि इसमें भुज क्या है, तो भुज आपका पहला होगा भुज, ठीक है, दूसरा होगा कोटि, भुज 4 कोटि 5। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, एक्स को भुज बोलते हैं और वाई को कोटि बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है 4 और 5, तो आपको 5 यहाँ पे जो पहला है ये भुज हो गया, और y जो 4 है या y का मान है ना दूसरा है यानी दूसरा नंबर, तो ये आपका कोटि हो गया 4। ओके, आगे देखते हैं भुज या x नियामक, किसी बिंदु की y नियामक से उस दूरी को x नियामक या भुज बोलते हैं। अगर y अक्ष से अगर दूरी आप जाते हैं, जैसे देखिए y अक्ष से है तो y से अगर जाएंगे तो किस पर जाएंगे, x पर जाएंगे, तो x पर जाएंगे यानी कि भुज भुज है ना जी, भुज या x नियामक बोल देंगे। आगे कोटि की बात बोलते हैं, तो किसी बिंदु से y x अक्ष से दूरी, मान लीजिए हई x है ना, हई x से दूरी किया तो ऊपर जाएंगे नहीं तो नीचे जाएंगे, तो ये y पर जा रहे हैं तो वही यानी y निर्देशांक या कोटि। ओके, ऐसे आपको बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं
ये देखिए आगे बोला गया है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक क्या होगा। मान लीजिए भाई एक्स पर बोल दिया, एक्स पर जैसे यहाँ पे 4 बोल दिया तो यहाँ पे 4 और 0 होगा, माने एक्स का मान होगा, एक्स पर अगर बोल दिया कोई भी बिंदु तो एक्स का मान होगा, वाई का मान 0 होगा, याद रखिएगा। अगर वाई एक्स पर कोई बोल देगा, वाई एक्स पर बोल देगा तो क्या करिएगा, अगर मान लीजिए वाई एक्स पर कोई बिंदु जैसे मान लीजिए यहाँ पे है तो यहाँ पे होगा तो पहले एक्स का 0 हो जाएगा, वाई का मान लो 2 है तो एक्स का अगर वाई एक्स पर कह दे तो वाई का मान होगा, एक्स का मान 0 होगा, याद रखिएगा। ओके, यानी यहाँ पे देखिए हमने बता भी दिया है कैसे करना है। आप देखिए दूरी सूत्र आपका ये ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट पूछे जाएंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी सूत्र अगर पूछा जाए तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे कोई बोल दे कि 3 और 4 का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा तो रूट अंडर लगाएंगे, एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 के वर्गमूल कितना होता है बउआ तो 5 होता है, आंसर कर लेना 5। ठीक है, ऐसे मध्य बिंदु का निर्देशांक, अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, एक यहाँ पे बिंदु है और ये दोनों बिंदु कुछ कुछ दे दे, जैसे 4 और 8 दे दे यहाँ पे और यहाँ पे 4 और 6 दे दे और बोल दे कि मध्य बिंदु की यहाँ पे एक मध्य बिंदु है, इसका निर्देशांक बताओ बउआ। तो क्या करना है, x1 x2 जोड़ देना और 2 से भाग दे देना, x1 प्लस x2 बटा 2 यानी 4 प्लस 4 8, 8 के आधा 2 से भाग दोगे तो 8 के आधा कितना होगा 4। और देखो ये y1 कितना है 8 और ये y2 कितना है 6 है, तो 8 और 6 जोड़ोगे तो कितना होगा 14 और 2 से भाग दे दोगे तो 14 का आधा कितना होगा 7। तो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा 4 और 7, ऐसे निकालना आप मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, आगे देखते हैं त्रिभुज के केंद्रक निकालने का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ये आपका त्रिभुज का निर्देशांक निकालना हो, त्रिभुज के केंद्रक का है, मान लीजिए ये त्रिभुज का केंद्रक हो गया, ये अगर आपको केंद्रक निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ पे कुछ अंक ले लेंगे, यहाँ पे कुछ अंक दे देगा, यहाँ पे कुछ अंक देगा तो x1 x2 x3 जोड़ना, 3 से भाग लगाना, ये निकलेगा। ओके, फिर y1 y2 y3 देगा, तीनों को जोड़ना और 3 से भाग लगाना, तो फिर ये आपका दूसरा बिंदु निकल जाएगा, है कि नहीं, ऐसे। ओके, आगे देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y। देखिए इसको आप याद कैसे रखेंगे भाई, तो इसको ट्रिक से याद रखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 याद रखेंगे, आप लिख लेंगे एक x1 मतलब यहाँ पे y लिख देंगे, बीच में माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ पे x लिख देंगे, फिर आप y लिख देंगे, माइनस लगा देंगे, फिर आप क्या रखेंगे x लिख देंगे प्लस और फिर y लिख देंगे। ठीक है, अब बीच में माइनस लगा देंगे तो यहाँ पे 1, इसको 2, इसको 3 लिख देंगे, 1 2 3 और इसमें 23 31 12, 23 इसको 23 इसको 31 इसको 12। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे सिंपल तरीका से, बन गया 1 2 3 23 31 12, आराम से याद रखेंगे, है ना, ऐसे आपको ये लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र डायरेक्ट याद कर लेंगे, है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा या ये इस पर आप सवाल भी बनाएंगे अच्छी तरह से। ये त्रिकोणमिति का देखिए, ये त्रिकोणमिति आपका ये मैथ में शहंशाह है, समझ लो कि यहाँ से आपका लगभग 40 नंबर का सवाल खाली त्रिकोणमिति से आएगा एग्जाम में, इसको बार बार पढ़ लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन थीटा का सूत्र बोलते हैं p/h, कॉस थीटा का b/h, टेन थीटा का p/b और इसी का उलट दो है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी उलट दो है, देखो h ऊपर और p नीचे कर देना। ये कॉस का उल्टा होता है सेक, तो h ऊपर और b नीचे कर देना। ये टैन का उल्टा होता है कॉट, तो उल्टा कर दो है, b ऊपर और p नीचे कर दो। एक अगर मान लो कि इधर तुम 3 याद किया तो ये भी 3 याद हो जाएगा, है कि नहीं। आगे देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप एच पी बी का मान निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एच निकालने का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट में, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में लगा देना है। ठीक है, तो आप एच ऐसे निकाल देंगे पी और बी को जोड़कर। अगर आपको पी निकालना है तो एच में से बी घटा देना, अगर आपको बी निकालना है तो एच में से पी घटा देना रूट में। ओके, आगे देखते हैं पूरक सूत्र निकालने का, यहां से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा। ऐसे आप याद कर लेंगे, ये डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ऐसे आपका पूछा गया है कि कॉट 90 माइनस ए, तो आप क्या बताएंगे भाई, कॉट 90 माइनस थीटा तो क्या होगा टेन और थीटा, थीटा का जगह क्या है ए है, तो
ओके, ऐसे ऐसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ये देखिए सारणी मान आप याद कर लेंगे भाई। साइन 30 का मान पूछ देगा कोई तो 1/2, साइन 45 का मान कोई पूछ दिया तो 1/√2। ठीक है, ऐसे आप साइन 60 का पूछ दे तो √3/2, साइन 90 का मान तो 1, ऐसे आपको याद कर लेना है। कॉस कॉस 0 के मान तो 1, कॉस 30 का मान तो √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, ऐसे tan 0 तो 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 का मान इन्फिनिटी। ये पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। कॉट 0 के मान इन्फिनिटी, tan 30 के मान कॉट 30 के मान तो √3, tan 45 कॉट 45 तो 1। ठीक है, और कॉट 60 का मान तो 1/√3 या कॉट 90 का मान 0, ऐसे आप याद कर लेंगे। ठीक है, और सेक 0 1 होता है, सेक 30 का मान 1/√3 होता है, सेक 45 √2 होता है, सेक 60 2 होता है, सेक 90 इन्फिनिटी। इसी का उलट दोगे तो ये कौसेक हो जाएगा, कौसेक 0 इन्फिनिटी, कौसेक 30 2, कौसेक 45 √2, कौसेक 60 डिग्री √2/√3 और कौसेक 90 1 होता है। आगे बढ़ते हैं, व्युत्क्रम सूत्र। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। साइन का उल्टा अगर देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ से 3 गो सूत्र बनाया गया है। अगर आप साइन का निकालते हैं तो कॉसेक उधर बट्टा में चल जाएगा। यानी कैसे भाई, तो साइन का निकालना है तो ये कॉसेक 1 बटा चल जाएगा, 1 बटा कॉसेक हो जाएगा। अगर आपको कॉसेक निकालना है तो ये साइन क्या हो जाएगा, बटा में चल जाएगा, यानी 1 बटा साइन हो जाएगा। यहाँ से साइन इंटू सेक 1 होता है तो कॉस का सॉरी कॉस इंटू सेक 1 होता है, तो कॉस का मान निकालना है तो 1 बटा कॉस का मान निकालना है तो 1 बटा सेक हो जाएगा, सेक का मान निकालना है तो 1 बटा कॉस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये भी सूत्र डायरेक्ट पूछे जाते हैं या फिर कोई भी सिद्ध करने वाला सवाल इस पर ही बनता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, tan का मान निकालना है तो 1 बटा कॉट, कॉट का मान निकालना है तो 1 बटा tan, याद रखेंगे। tan का सूत्र होता है साइन बटा कॉस और कॉट का होता है कॉस बटा साइन, याद रखेंगे। यहाँ से ये सूत्र बहुत जरूरी है आपको। अब सरसमिका सूत्र योग सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और यहाँ से आपको 1 से लेके 1 से 5 गो सूत्र बनाया गया है। देखिए साइन स्क्वायर का मान निकालना है बुआ तो 1 में से जाके कॉस स्क्वायर घट जाएगा, अगर स्क्वायर हटा तो इधर रूट चढ़ गया। अगर कॉस का मान निकालना है कॉस स्क्वायर का तो ही साइन होने जाके घट जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर कॉस का मान निकालना है ना बुआ तो स्क्वायर हट के रूट चढ़ जाएगा, यानी 1 से 5 बना दिया गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी देखिए 5 को बनाया जाएगा। सेक स्क्वायर का मान निकालना है बुआ तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, इस पर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, ऐसे पूछा है साइन स्क्वायर कितना 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे सवाल पूछा गया है। तो ये 9 कॉमन कार लोगे ना तो ये सूत्र आ जाएगा 1, तो 9 कॉमन कार होगे तो 9 गुणे 1 यानी 9 उत्तर, ऐसा सवाल पूछा है। ठीक है, ये सूत्र पता होगा तभी ना बनाइएगा। आगे देखिए सेक स्क्वायर का अगर मान पूछ दे तो क्या बताएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, है ना, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी सेक थीटा का मान होगा √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको टेन स्क्वायर का पूछ दे तो सेक स्क्वायर माइनस 1, अगर टेन का मान पूछ दे तो √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉसेक का मान निकालेंगे तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर का निकालेंगे तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 होगा, कॉट का खाली मान निकालेंगे तो रूट चढ़ जाएगा तो है कि नहीं। यहां से देखिए ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा गया है। टेन स्क्वायर का सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर का होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये पूछा गया है तो ये आएगा, मतलब ऊपर है टेन है तो टेन बताना है, ये पूछा गया तो ये आएगा, यानी ऊपर ये कॉट है तो यहाँ पे कॉट आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 लीजिएगा, याद रखिएगा ना तो गड़बड़ा जाइएगा। ठीक है, पाई बटा 2 मतलब 90 होता है, पाई बटा 3 मतलब 60 होता है, पाई बाई 6 मतलब 30 होता है, पाई बाई 4 मतलब 45। ओके, चाहे इसको ऐसे भी लिख देंगे। पाई बाई 2 मतलब 180 भरेंगे 2 से काटेंगे तो 90 आएगा, 180 के मान 3 से काटेंगे तो 60 नहीं आएगा, 180 भरेंगे 6 से काटेंगे 30 नहीं आएगा, 180 में 4 से भाग देंगे तो 45 आएगा। समझ गए। आगे वृत्त से संबंधित कुछ फार्मूला है कि किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इस पर हम बहुते सारा स्पर्श रेखा बहुते बहुते खींच सकते हैं, क्योंकि बहुते यहाँ पे ना बिंदु होगा तो बहुत सारा स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी एक बिंदु पर, एक वृत्त पर। आगे है कि वृत्त के एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी। हाँ, एक बिंदु पर हम एक ना स्पर्श रेखा खींचेंगे। आगे है कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा
वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं, हाँ भाई वृत्त हो गया है जाएगा बाहरी बिंदु बनाया हुआ है, तो इसे हम कहे गो स्पर्श रेखा, तो सिर्फ हम 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और ये भी पता होना चाहिए कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। अगर ये 8 दे देते, ये कितना होगा, ये हो 8 होगा, ठीक है। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, आप समझ ही गए। आगे देखते हैं, वृत्त के 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। हाँ देखिए, दो वृत्त हो गया, आई देखिए 2 गो बिंदु पर छेद करते चला गया, तो इसका नाम हो गया छेदक रेखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है कि वृत्त के एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। हाँ देखिए, वृत्त हो गया, एक बिंदु से जा रही है रेखा, तो इसको हम कौन रेखा कहेंगे भाई, तो स्पर्श रेखा कहेंगे। आगे देखते हैं, किसी भी वृत्त पर 2 समानांतर रेखाएं खींची जा सकती है, सही बात है। एगो यहाँ पे है तो हम एक यहाँ से स्पर्श रेखा खींचते हैं, एक इधर से खींचते हैं, तो ये दो ही ना समानांतर रेखा खींच सकते हैं, 2 से तो ज्यादा खींच नहीं सकते हैं। इधर से खींचे, चाहे हम इधर से भी खींच देंगे तो वह इधर से भी 2 समानांतर रेखा खींच सकते हैं। मतलब किसी भी वृत्त पर आप 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। आगे है, वृत्त के व्यास जो होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, देखिए वृत्त हो गया, केंद्रवा से होके जा रहा है ना, ये सबसे बड़का व्यास होता है, और सब तो एक से छोटे ना होगा हो, तो सबसे बड़का वृत्त का व्यास ही जो होता है, वृत्त का व्यास सबसे बड़ी जीवा होता है वृत्त का। ओके, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ये भी बात तो सही है। हाँ देखिए, वृत्त हो गया, और यहाँ से त्रिज्या जो जा रही है स्पर्श रेखा पर, तो ये क्या होती है, लंब, या 90 का कोण बनाएगी कि नहीं, तो ये स्पर्श रेखा पर जाने वाली जो त्रिज्या होती है, ये लंब दर्शाती है, यानी 90 का कोण बनाती है ना, याद रखिएगा। आगे है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। वृत्त का परिधि 2 पाई आर, वृत्त का त्रिज्या निकालना हो तो व्यास का आधा कर दीजिएगा, वृत्त का व्यास निकालना हो तो 2 गुने त्रिज्या, त्रिज्या का डबल कर दीजिएगा गुना। और वृत्त का क्षेत्रफल कोई पूछ दे, 1/2 पाई आर स्क्वायर बताइएगा। और वृत्त का परिधि पूछ दे कोई, तो इधर से देखिए, भाई इसका हो जाएगा पाई आर, और इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2r, ये जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा और वृत्त के कुल परिधि। चतुर्थांश के कोई क्षेत्रफल पूछे तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे तो θ/360 पाई आर स्क्वायर। ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपसे। आगे है कि त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई तो θ/360 2 पाई आर बताइएगा। आगे है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ दे कोई तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल यानी θ/360 पाई आर स्क्वायर में से 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा घट जाएगा, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। घन का आयतन एक ही होता है, घन का विकर्ण √3a होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर बताइएगा। घनाभ के आयतन डायरेक्ट पूछा है ये ऑब्जेक्टिव में, L गुने B गुने H, याद रखिएगा। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL, ये सूत्र याद रखेंगे। घनाभ के विकर्ण निकालना हो तो √L² + B² + H² बताइएगा। अब देखते हैं बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये सूत्र डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। आगे देखते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो 2 पाई आर × r + h होता है। शंकु के आयतन कोई पूछ देते 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बताना है, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कोई पूछ दे तो पाई आर एल बताना है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कोई बोल दे तो पाई आर × l + r बताना है। तिर्यक ऊंचाई जो होता है एल निकालने का फॉर्मूला है √L² + r h², सॉरी एल निकालना हो तिर्यक ऊंचाई तो √R² + h² बताना है। गोला के आयतन कोई पूछता है तो 4/3 पाई आर क्यूब। गोला के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कोई पूछता है तो 3 पाई आर स्क्वायर। गोला का संपूर्ण पूछता है तो 4 पाई आर स्क्वायर बताना है। आगे है, अर्धगोला का कोई आयतन आपसे पूछ दे तो 2/3 पाई आर क्यूब बताना है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर बताना है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, आगे देखते हैं, छिन्नक का आयतन कोई पूछता है तो 1/3 पाई h बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर बड़ा आर इंटू छोटा आर प्लस में, ठीक है। और छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कोई पूछता है तो पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर। आगे है, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कोई पूछता है तो पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर प्लस पाई बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर बताना है। जहां एल निकालने का छिन्नक का निकालना हो तो √अंडर बड़ा आर में से छोटा आर का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर देना है। माध्य निकालना हो तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है, या सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और बटा सिग्मा एफ आई, ये सूत्र लगा देंगे।
आगे है माध्यक निकालना है तो L प्लस एन बाई टू सी एफ बटा एफ गुने एच निकालना है, सूत्र लगा देना है। अब बहुलक निकालना है तो L प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा टू गुने एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुना एच होता है, यहाँ पे छूट गया है, लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं माध्यक, माध्यक बहुलक के समान सूत्र, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो ये आप याद रखेंगे कि बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, ये डायरेक्ट सूत्र ऑब्जेक्टिव में पूछा है। प्रायिकता निकालने का सूत्र होता है पी बराबर एन ई बटा एन एस, ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। और प्रायिकता होने या प्रायिकता नहीं होने के योग कितना होता है, 1 होता है, याद रखिएगा। यानी कि प्रायिकता होने या प्रायिकता न होने की घटनाओं का योग कितना होता है, 1 होता है, याद रखिएगा। आगे है किसी भी प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर होता है, याद रखिएगा। निश्चित घटना या संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है, ये बार बार पूछा है ऑब्जेक्टिव में। और निश्चित घटना या असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, ये भी काफी बार पूछा गया है डायरेक्ट एग्जाम में। आगे है प्रायिकता होने या प्रायिकता नहीं होने की घटनाओं का योग 1 होता है। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। वर्ग का परिमाप कोई पूछता है तो 4 गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण कोई पूछता है तो रूट 2 गुने ए। आगे देखते हैं आयत का क्षेत्रफल कोई पूछता है तो लंबाई गुने चौड़ाई। और आगे आपसे पूछते हैं आयत का परिमाप तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत का विकर्ण कोई पूछता है तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये भी आपका ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि सभी वृत्त क्या होते हैं तो समरूप होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं तो समरूप होते हैं, याद रखिएगा। जितना भी आप वृत्त बना दे बड़ा छोटा, ये सब समरूप होगा, और जितना भी वर्ग बना देंगे आप सभी एक समरूप दिखेगा। ओके, सभी समबाहु त्रिभुज भी अब अगर आपसे पूछ दे, इससे समबाहु त्रिभुज जितना भी बना दे बड़ा छोटा, ये सब भी आपका समरूप होता है। ये तीनों ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा गया है। आगे है कुछ फार्मूला हमने लिख दिया है, ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू होता है। और ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस ए बी इंटू ए माइनस बी। और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये सब हमने 100 सूत्र लगभग लिख दिया है आपके लिए। ठीक है, यहाँ से एक अगर सभी सूत्र को अगर आप ठीक से सीख लेते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, यहीं से सूत्र पूछा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि मैं इस तरह से आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूं। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।